ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ लेवल स्प्लिटिंग ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एल्काली एटम ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एक्टिंग ऑन द ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इंटरेक्शन एनर्जी। ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमने डिराइव किया है, और डिराइव किस में किया है, टॉपिक में जाना, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इस नाम से जो लेक्चर बना हुआ है उस लेक्चर के अंदर इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, और लेक्चर का नाम है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कूलम लॉ के लिए लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगता है, कूलम लॉ फोर्स लगता है। तो ये बीच का ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, आप सीधे आ जाइए पोटेंशियल हमारे पास कितना है। पोटेंशियल हमारे पास कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा तो माइनस का के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि हम एल्काली एटम की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव चार्ज लेंगे न्यूक्लियस का, जो कितना हो जाएगा ZnE और R हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको छोड़ दो, सीधे VR से आप क्या कैलकुलेट कर लो, dV/dr, क्योंकि हमें हमारे फॉर्मूले में dV/dr की जरूरत है। तो अगर ये दिया हुआ है तो -1/r का डिफिनेशन कितना होता है, +1/r²। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है एक तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे r की जगह r² आ जाएगा। तो ऊपर जो एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पे आ रहा था हमारे पास 1/r dV/dr। ठीक है, तो उसकी जगह हमने रख दिया यहाँ पे dV/dr की जगह कितना जाएगा, 1/r²। बाकी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो आगे वाले कांस्टेंट में अपन ने डाल दिया, 1/r³ आ गया। यहाँ ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है हमें इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो वेव फंक्शन को यूज करके जब 1/r³ की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट जो रेडियल आइगन फंक्शन है RNLR एल्काली एटम के लिए, तो आप समझ सकते हैं वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको यूज करेंगे। सो जब हम वेव फंक्शन एल्काली एटम का लेते हैं, रेडियल वेव फंक्शन, और क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी साई स्टार रेडियल वेव फंक्शन NLR, और हमारे पास साई होता है 1/r³ का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है ये, और कंडीशन मिलती है L greater than 0 पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो A0 है वो A0 हमारे पास ये है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट बोर ऑर्बिट, जो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है 1/r³ की, ये हम यहाँ पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमें एनर्जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये इंटरेक्शन एनर्जी हमारे पास आ गई, ये वाली। ठीक है, देखो इसने लिखा भी है दिस एक्सप्रेशन, मतलब ये उस वाले की बात कर रहा है, किसकी, डेल्टा ELS की। हमने चैप्टर 5 में हमारा वही था, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, दिस इक्वेशन इज वर्कड आउट टू द फॉलोइंग फॉर्म। जितने भी टर्म हमारे पास, एक तो जो भी टर्म है उसको R इन्फिनिटी के टर्म में लिख देना है, और एक अल्फा के टर्म में लिख देना है। मतलब यहाँ पे R इन्फिनिटी रखोगे और अल्फा की वैल्यू रखोगे तो वापस इससे पहले वाले स्टेप में पहुंच जाओगे। तो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए R इन्फिनिटी और अल्फा के टर्म में रख दिया। R इन्फिनिटी हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, अल्फा हमारा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है। टर्म शिफ्ट निकालने का तरीका बताया ही था, माइनस का HC से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को माइनस का HC से डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जैसे सोडियम में होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। ठीक है, अगर सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके लिए S क्या होगा, 1/2 होगा। J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L प्लस माइनस हाफ हो जाएगी, तो L प्लस माइनस हाफ, अभी L हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, J+1, L+1, S+1। इसकी वैल्यू L कैसे आएगी, J की जगह तो रखना है, J की जगह हमें रखना है L प्लस हाफ, ये तो हो गया J, L प्लस हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा J+1 माइनस L+1 माइनस S की वैल्यू कितनी है, 1/2 एंड 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करने ना आपके पास आंसर आ जाएगा L। सिमिलरली J की जगह L-2 रखना है, L की जगह L+1 रखना है, स्पिन की जगह 1/2 रखना है, तो हमारे पास मिलेगा माइनस का L+1। ठीक है, तो टर्म लेवल जो है या टर्म शिफ्ट है वो करस्पॉन्डिंग टू दो J लेवल मिले हैं, एक तो J ये मिला है, एक J ये मिला है, तो दो फॉर्मूले आएंगे ऊपर हमारे पास। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है एनर्जी की एक्सप्रेशन में, ऊपर डेल्टा ELS के टर्म में ये वाला एक्सप्रेशन था, कहाँ पे था बता देती हूँ, यहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। इस जगह दो बार वैल्यूज रखनी है हमें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, एक बार इसकी वैल्यू L आई है, एक बार माइनस L+1 आई है। दोनों वैल्यूज इसकी जगह रखेंगे तो हमें टर्म शिफ्ट मिल जाएगी, एक तो ये मिलेगी
डेल्टा टी प्राइम और एक ये मिलेगी डेल्टा टी डबल प्राइम। ठीक है, ये माइनस प्लस वाला साइन भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों के बीच का अगर सेपरेशन निकालना है, तो डबल प्राइम वाले में से सिंगल प्राइम वाले को माइनस कर दो, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो माइनस करके देख लेना, हमारे पास ये आएगा। माइनस खुद ही कर सकते हो आराम से। अब इसमें जो टर्म हमारे पास कांस्टेंट है उनकी वैल्यू रख सकते हैं। आर इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता है, अल्फा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ रखेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा ये, मीटर इनवर्स में आ जाएगा ये 584 और सेंटीमीटर में आ जाएगा ये। और ये एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, सिग्मा, अगर सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट छोड़ दो, सिग्मा को छोड़ दो, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू, हाँ बस इतना ध्यान रख लो, अगर सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट दिया हुआ होगा तब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसमें एक चीज पता चल रही है, दिस फॉर्मूला गिव्स सेपरेशन, क्योंकि सेपरेशन है 2 लेवल का। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि मैच करता है या नहीं। इट शोज दैट द लेवल स्प्लिटिंग इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारे पास सेपरेशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि z जो एटॉमिक नंबर है, z बढ़ने के साथ साथ डेल्टा टी बढ़ेगा। पहला तो ये समझ में आ गया। डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग n, क्योंकि n डिनोमिनेटर में है, तो अगर n बढ़ेगा तो डेल्टा टी डिक्रीज होगा। फॉर द सेम एल, एल भी क्योंकि नीचे है तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा डेल्टा टी सेपरेशन हमारा कम होते जाएगा। डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल फॉर द सेम एन एज ऑलरेडी सीन द स्प्लिटिंग इज जीरो। अगर एल एस लेवल के लिए स्प्लिटिंग जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर एल जो है मल्टीप्लीकेशन में एल इक्वल टू जीरो रखते ही ये पूरा डेल्टा टी आपके पास जीरो आ जाएगा। तो एस लेवल में स्प्लिटिंग नहीं होती है, केवल पी डी एफ में हो सकती है। रिलेटिव स्प्लिटिंग ऑफ लेवल 2p 2d 2f जो है वो यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल लेवल था मान लीजिए, लेकिन स्प्लिटिंग के बाद में यहाँ 2 लेवल हो गए, 2p 3 हाफ और 2p हाफ, ये हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई। अब इसमें L इक्वल टू कितना था, 1 था। यहाँ पे देखो L इक्वल टू 2 है, अपन ने पहले ही बोला है कि L जैसे जैसे बढ़ेगा स्प्लिटिंग घटती जाएगी, सेपरेशन कम होता जाएगा। तो ये सेपरेशन कम है, यहाँ L इक्वल टू 3 है तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, और अब आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 3/2 और 1/2 कैसे आया। तो मैं बता देती हूँ 2p के लिए, एक मिनट, 2p और 2d और 2f तीनों के लिए बता देती हूँ। 2p के लिए करते हैं सबसे पहले। 2p के लिए तो देखो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखी है, राइट। तो वहां से हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और p यहाँ पे l इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, 1 दे रखा है, तो j की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, l प्लस माइनस हाफ आ जाए, l प्लस माइनस s आ जाएगी। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस माइनस s की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो कितना आ रहा है, 1/2 एंड 3/2। तो टर्म्स कैसे लिखते हैं अपन, 2s प्लस 1 l और j। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आ ही रही है। और l की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, p आ रही है, क्योंकि l की वैल्यू 1 है, 1 की करस्पॉन्डिंग p होता है। और j की वैल्यू 2 आ रही है, तो 1/2 आ जाएगा और एक हमारे पास आ जाएगा 3/2। यहाँ पे इस तरह से देखो, 2p का जब अपन ने लिया था, ये 2p अपन ने लिया था, तो ये 2 लेवल में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह से आप 2d और 2f का करना, तो 2d 5/2 और 3/2 आ जाएगा, 2f 7/2 और 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ओ अब हमारे पास ये डायग्राम किसी काम का नहीं है, ये वाला डायग्राम जो एग्जाम में नहीं आएगा तो इसको छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेक्शंस रूल, एल्काली स्पेक्ट्रम के लिए सेलेक्शंस रूल जो है वो क्या होंगे, डेल्टा एन जो है वो एनी इंटीजर हो सकता है, डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है, डेल्टा जे की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, 3p और 3s में ट्रांजिशन, 3p से 3s में ट्रांजिशन देखते हैं। सोडियम के लिए 3s में इलेक्ट्रॉन होता है, एक्साइटेड होके मान लीजिए किस में पहुंचता है, 3p में पहुंचता है। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ में होगा, वापस 3p से आएगा 3s में। अब 3p के जो लेवल होंगे वो एक लेवल नहीं होगा, 2 लेवल बढ़ जाएंगे। अभी अभी बताया था 3p के लिए 2 लेवल क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2p है 3 के साथ में और 2s है, राइट। कहने का मतलब है कि जो 3 तो n है और 2p है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से लेके वापस नीचे आएगा तो 3 2s में आएगा। इस 2p के लेवल अभी अभी अपन ने देख लिए थे, इस 2p के 2 लेवल ये होंगे, करेक्ट। और यहाँ पे s का लेवल, s के लिए l इक्वल टू 0 होता है तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, s के लिए केवल एक ही वैल्यू आएगी 1/2। वो ऊपर देख ही लिया, और यहाँ से भी आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो 2s प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और s ऑर्बिट के लिए, s ऑर्बिट के लिए l इक्वल टू कितना होता है, 0 आ जाएगा। तो ये s और ये l मिलके j बनाएंगे, तो 0 प्लस माइनस हाफ में माइनस हाफ तो कंसीडर होता नहीं है, केवल 1/2 होगा, तो टर्म कितनी आ जाएगी, 2s प्लस 1 की वैल्यू 2 आ
जाएगी, और एल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब एस है और 1/2 है, तो एक ही लेवल बनेगा। तो यहाँ पर देखो 3s में केवल एक ही लेवल बनेगा और उसमें 2 लेवल बनेंगे, ट्रांजिशन दोनों से होगा, नीचे वाले लेवल से भी होगा, ऊपर वाले लेवल से भी होगा। ये सोडियम की बात हो रही है, इसलिए सोडियम सोर्स जो होता है, लाइट सोर्स जो होता है, उसमें एक वेवलेंथ वाली वेव मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन मिल रही है, D1 और D2। तो जो ये होती है D1 लाइन और ये होती है D2 लाइन, ठीक है। एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है उसकी एंगस्ट्रॉम लैम्डा जो होती है वो कम होती है। आई एम रियली सॉरी, मैंने इससे पहले जब भी आपको सोडियम की वेवलेंथ बताई, मैंने हर बार आपको 5390 लिखा, थोड़ा सा गलत हो गया हूँ मुझसे, 5890 और 5896 होता है। तो ये देखो 3p हाफ से 3s हाफ में जो लाइन मिलेगी वो D1 लाइन बोलते हैं, और 3p हाफ से 3 हाफ उसको D2 लाइन बोलते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सोडियम की D1 D2 लाइन होने के रीजन को बताइए या समझाइए, तो आपको इसी तरह से समझाना है कि जो यहाँ पे सोडियम के अंदर एक्साइटेड स्टेट होती है 3p और 3s, उसमें 3s में स्प्लिटिंग नहीं होती है और 3p में स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग मैंने अभी आपको इस पेज में बता रखी है, स्प्लिटिंग कैसे होगी ये लिख देना पूरा का पूरा कि इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग के बाद में वहां पे 2 लेवल में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों से नीचे आता है, इसलिए D1 और D2 लाइन हमें मिलती है। D1 कम इंटेंस होती है, D2 ज्यादा इंटेंस होती है, ठीक है। ये अपन को मिल गया। इसी तरह से अगर आपको और एग्जाम्पल पूछे जाए तो वो आप करना। अब देखो ये एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। 2D 5/2 3/2 से 2p 3/2 1/2 में, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, d से ये हो जाएगा p। इस बार p में भी 2 है और d में भी 2 है, लेकिन इस बार आपको लाइंस 4 नहीं मिल रही है, 3 ही मिल रही है, क्योंकि सिलेक्शन रूल जो है वो वायलेट हो रहा है। तो एक बार मैं बाकी 3 जो है उनको तो छोड़ो, जो नहीं आ रहा है वो देखती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होके और सबसे लास्ट में कोई नहीं आ रहा है, ये अलाउड नहीं है। ये अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखिए 5/2 है j की वैल्यू और यहाँ पर j की वैल्यू है 1/2, तो 5/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो 2 आ रहा है, यानी कि डेल्टा j की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, जबकि डेल्टा j की वैल्यू 0 या +-1 ही हो सकती है। तो इस वाली लाइन के लिए सिलेक्शन रूल वायलेट हो रहा है, इसलिए जब एग्जाम में आपको पूछा जाए कि 2d और 2p में ट्रांजिशन जो है वो उसका डायग्राम बनाओ, तो ये 3 लाइनें बनाना, क्योंकि देखो फर्स्ट लाइन वाली ये नंबर 1 लाइन है, अगर इसके लिए देखें तो ये 3/2 से किस में आ रही है, 3/2 में, तो डेल्टा j 0 हो रहा है, करेक्ट। दूसरी लाइन, दूसरे नंबर की लाइन जो आ रही है वो किस में आ रही है, 5/2 से 3/2 में आ रही है, अगेन डेल्टा j 1 आ रहा है। तीसरी लाइन जो आपकी बार थर्ड लाइन जो आ रही है वो 3/2 से 1/2 में आ रही है, अगेन डेल्टा j की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन जो लाइन अपन ने अभी ड्रॉ की और उसका देखा वो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। दैट्स इट।